बच्चों, एक बार फिर से मैं डेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने मोल संकल्पना पढ़ी थी, सीमांत अभिकर्मक पढ़ा था। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो जनरल साइंस का टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन। क्या है? वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतन का मतलब होता क्या है? वैज्ञानिक संकेतन शब्द आया क्यों? इसका यूज कहां पे होता है? इसका उपयोग कहां पे होता है? तो बच्चों, आप सबको पता है कि रसायन विज्ञान परमाणु और अणुओं का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? रसायन विज्ञान परमाणु और अणुओं का अध्ययन है। आपको यह भी पता होगा कि परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसकी बहुत कम मात्रा में परमाणुओं की संख्या अत्यधिक होती है। मैंने मोल संकल्पना के अंतर्गत आपको पढ़ाया था कि परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, लेकिन इनकी बहुत कम मात्रा में, इनका बहुत कम द्रव्यमान लिया मैंने, तो इनकी संख्या अत्यधिक होती है। तो इनकी संख्या को, परमाणु की संख्या को सरल निरूपण करने के लिए, परमाणुओं की संख्या को सरल निरूपण करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग किया गया। किसके लिए प्रयोग किया गया वैज्ञानिक संकेतन का? परमाणु की संख्या का सरल निरूपण करने के लिए। क्यों किया गया उसको अपन एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे बच्चों, आपको पता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मैंने 2 ग्राम अणु लिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणु हैं। बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को, 2 ग्राम अणु लिए, तो 2 ग्राम के अंदर कितने अणु होंगे? 2 ग्राम के अंदर मैं यहां पे बता देता हूं, हाइड्रोजन के 2 ग्राम के अंदर इतने सारे अणु होंगे। तो इन सारे अणुओं को, ये इतने सारे जो अणु को मैं लिख रहा हूं, इन सारे अणुओं को का सरल निरूपण करना है। इन सारे अणुओं को क्या करना है? सरल निरूपण करना है। इनको सरल रूप से लिखना है। इतनी बड़ी संख्या है, इसको सरल निरूपण करना है। सरल निरूपण के लिए वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? वैज्ञानिक संकेतन का। तो बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग क्यों किया गया? कि परमाणुओं की संख्या का सरल निरूपण करने के लिए। अब वैज्ञानिक संकेतन के अंतर्गत किसी भी संख्या को n × 10 की घात n के रूप में लिखा जाता है। मैं ये लाइन लिख लेता हूं, यही है इसका इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या लिखा जाता है? वैज्ञानिक संकेतन के अंतर्गत, वैज्ञानिक संकेतन के अंतर्गत किसी भी संख्या को बच्चों ध्यान रखना इस चीज का, n × 10 की घात n के रूप में लिखा जाता है। किसी भी संख्या को किसके रूप में लिखा जाता है? n × 10 की घात n के रूप में लिखा जाता है। बच्चों, ध्यान रखना कि वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग क्यों किया गया? वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग इसलिए किया गया कि परमाणुओं की संख्या का सरल निरूपण करने के लिए। और सरल निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? n × 10 की घात n के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? n × 10 की घात n। तो यहां पे कैपिटल N का मतलब क्या है? स्मॉल n का मतलब क्या है? मैं यहां पे बता देता हूं। कैपिटल N का मान, यहां पर कैपिटल N का मान 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, किसके बीच में? 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बच्चों, ध्यान रखना, 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैपिटल N का मान 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब कैपिटल N का मान 1 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.8 भी हो सकता है, 3.8 भी हो सकता है। और 10 के बीच में 10 नहीं होगा, 10 से छोटा, मतलब 9.9 तक लेना है। कितना तक लेना है? 9.9 तक लेना है। n का मान 1 से 1 तो हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, और 9.9
तक हो सकता है, 10 नहीं होगा। मतलब n का मान 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब स्मॉल n का मान, स्मॉल n का मान, स्मॉल n यहां पर 10 की घात है, 10 की घात को निरूपित करता है। स्मॉल n का मान 10 की घात को निरूपित करता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों, मैंने यहां पे आपको बताया कि वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग क्यों किया गया। तो वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग परमाणुओं की संख्या का सरल निरूपण करने के लिए। किसके लिए? परमाणुओं की संख्या का सरल निरूपण करने के लिए। अब आपके सामने कोई भी एक संख्या दे रखी है बोर्ड के अंदर या एग्जाम के अंदर, कैसा क्वेश्चन आता है कि आपके सामने कोई भी एक संख्या दे रखी है और आपको बोला गया कि इस संख्या का वैज्ञानिक रूप संकेतन कीजिए या वैज्ञानिक संकेतन द्वारा निरूपित कीजिए। मैं यहाँ पे 4-5 आपको उदाहरण बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन के अंदर परमाणुओं का सरल निरूपण किया जाता है। जैसे आपके सामने इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, इसको आपको बोला गया इसको वैज्ञानिक संकेतन द्वारा निरूपित कीजिए। तो बच्चों ध्यान रखना है, वैज्ञानिक संकेतन में संख्या को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? n इंटू 10 की घात n के रूप में निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको n का मान कैसे लिखना है बच्चों, ध्यान रखना है अपने को। n का मान कैसे लिखना है? n का मान कोई भी अशून्य संख्या है, सुनना बच्चों अच्छे से, n का मान कैसे लिखा जाता है? कैपिटल N का मान, कि कोई भी अशून्य संख्या है, अशून्य संख्या के बाद आप दशमलव लगा दो। क्या लगा दो? दशमलव लगा दो। तो n का मान यहां पे मैं जैसे लिखता हूं 6.022 मैंने लिख दिया, दशमलव के बाद मैंने संख्या लगा दी, मतलब एक अशून्य संख्या थी, अशून्य संख्या के बाद मैंने दशमलव लगा दिया। आपको n का मान कैसे लिखना है? अशून्य संख्या के बाद दशमलव लगाना है। दशमलव लगाने के बाद आप कितनी भी संख्या लिखना चाहते हो लिख दो, और पीछे जितने शून्य हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और बच्चों ये 3 जहां अपन ने ये पॉइंट लगाया तो 20 और 3 कितने हो गए? 23। तो ये हो गया वैज्ञानिक संकेतन। इस संख्या को मैंने इस संख्या के रूप में लिखा, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा। आपको समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बच्चों, जैसे मैं आपको 4 उदाहरण बताता हूं कि निम्न संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में निरूपित कीजिए। बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन आया कि निम्न संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में निरूपित कीजिए, और 4 संख्या दे रखी है आपके सामने। सबसे पहली संख्या दे रखी है 1,25,000, ये संख्या दे रखी है। दूसरी संख्या आपके सामने दे रखी है 3,56,518, ये दूसरी संख्या दे रखी है। तीसरी संख्या आपके दे रखी है 0.00005628, इसको वैज्ञानिक संकेतन द्वारा निरूपित कीजिए, इस संख्या को भी। फिर चौथी संख्या आपको दे रखी है 0.00328, मतलब ये 4 संख्या दे रखी है। इन चारों को अपने को वैज्ञानिक संकेतन द्वारा निरूपित करना है। तो बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन में संख्या को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? कौन से फॉर्मूले में? n इंटू 10 की घात n में। सबसे पहले n का मान क्या होता है? कोई भी एक अशून्य संख्या के बाद दशमलव लगा दो। जहां से संख्या स्टार्ट हो रही है वो संख्या अशून्य होनी चाहिए, उसके बाद आप दशमलव लगा दो। तो मैंने इस संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 1.25 कि 1.25 और डबल जीरो यहां पे पीछे लगा दिया, और बताओ 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दिया। अब आपको पता है कि मैंने पॉइंट को पहले लगा दिया है। पॉइंट को कहां लगा दिया है? मैंने बाएं से दाएं तरफ लगा दिया है। पॉइंट को बाएं से दाएं तरफ लगाया बच्चों, बाएं से दाएं तरफ पॉइंट को लगाया, क्योंकि इसके बाद अपन कितने भी जीरो लगाते हैं, इस पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगाते हैं, तो इस संख्या का मतलब 1,25,000 ही होगा। लेकिन मैंने इस पॉइंट को, यहां वाले पॉइंट को मैंने इधर लगा दिया है। जब अपन किसी भी दशमलव को दाएं से, सुनना बच्चों, दाएं से बाएं तरफ लिखते हैं तो 10 की घात हमेशा प्लस में लिखी जाती है। तो मैं यहां 10 की घात कितनी लिखूंगा? जितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5। ये प्लस में क्यों लिखी? क्योंकि मैंने यहां पे दशमलव था, उसको मैंने कहां से कहां लिखा? दाएं से बाएं की तरफ लिखा।
अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 की घात 5। जब इनका वापस अपन गुणनफल कराएंगे तो अपने को यह संख्या ही प्राप्त होगी, लेकिन ये इसका वैज्ञानिक निरूपण हो गया, वैज्ञानिक संकेतन हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, पहला उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण है 3,56,518, इसका वैज्ञानिक संकेतन करना है। तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है कोई भी अशून्य संख्या है, अशून्य संख्या के बाद आपको दशमलव लगाना है। दशमलव लगा दिया आपने, फिर उसके बाद पीछे जो संख्या दे रखी है उसको वैसा का वैसा लिखा, और दशमलव इसके बाद अगर मैं दशमलव लगाता हूं तो दशमलव को मैंने कहां से कहां लगाया, मैंने दाएं से बाएं की तरफ लगाया। तो 10 की घात हमेशा प्लस में लिखी जाती है, तो इंटू आ जाएगा 10 की घात 5, क्योंकि दशमलव के बाद 5 संख्या है। जब इसका वापस गुणनफल होगा तो वापस अपने को यही संख्या प्राप्त होगी। तो यह भी इसका वैज्ञानिक निरूपण है, वैज्ञानिक संकेतन है इस संख्या का। तीसरा सवाल है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखना आप, उसको वैज्ञानिक संकेतन द्वारा निरूपित करना है। तो इस संख्या को वैज्ञानिक संकेतन द्वारा निरूपित करने के लिए बच्चों ध्यान रखना, आपको क्या करना है कि दशमलव, मैंने बोला था अशून्य संख्या के बाद दशमलव लगाना है, मतलब दशमलव को अपने को यहां से उठाना है और 5 के बाद लगाना है, क्योंकि 5 क्या है, अशून्य संख्या, बाकी सारे शून्य दे रखे हैं। तो मैंने लिखा 5.628, लेकिन अब की मैंने क्या किया, ध्यान रखना, अब की बार मैंने क्या किया, दशमलव को बाएं से दाएं तरफ लिखा है। दशमलव को कहां लिखा बच्चों, बाएं से दाएं तरफ लिखा है। बाएं से दाएं तरफ लिखने पर 10 की घात माइनस में आएगी। किस में आएगी, 10 की घात माइनस में। तो मैं 10 की घात माइनस में कितनी लगाऊंगा, मैंने कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाया, 1 2 3 4 5 और 6, तो मैं लिखूंगा 10 की घात -6। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने दशमलव को यहां से बाएं से दाएं की तरफ लगाने पर, अगर अपन दशमलव को बाएं से दाएं की तरफ लगाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ लगाते हैं, तो 10 की घात हमेशा माइनस में लिखी जाती है। अब इस सवाल को करना है अपने को, तो वैज्ञानिक संकेतन में अपने को क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है, क्या करना है कि सबसे पहले ये अशून्य संख्या के बाद दशमलव लगा दिया जाता है। अशून्य मतलब कितनी संख्या के बाद अपने को दशमलव लगाना है, 1 2 3, 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, मतलब 3.28। अब मैंने दशमलव को कितनी संख्या में जंप कराया, 1 2 3 संख्या का जंप कराया, तो 10 की घात में क्या लिखूंगा, माइनस में या प्लस में, माइनस में लिखूंगा, क्योंकि मैंने दशमलव को बाएं से दाएं तरफ खिसकाया है, बाएं से दाएं तरफ। तो ये इसका हो गया वैज्ञानिक निरूपण, वैज्ञानिक संकेतन, ये वैज्ञानिक संख्या, ये वैज्ञानिक निरूपण, ये भी वैज्ञानिक निरूपण। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको वैज्ञानिक संकेतन समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या का वैज्ञानिक संकेतन करना है बच्चों, तो हमको n इंटू 10 की घात n के रूप में लिखना है। सुनना अच्छे से, जहां n का मान 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब n का मान कैसे लिखा जाता है, कोई भी अशून्य संख्या है, अशून्य संख्या के बाद आप दशमलव लगा दो, दशमलव लगाने के बाद जो पीछे वाली संख्या है उसको 10 की घात में कर दो। 10 की घात प्लस में कब आएगी, 10 की घात प्लस में कब आएगी, जब आप दशमलव को कहां से कहां लगाओगे, दाएं से बाएं की तरफ लगाओगे, तो 10 की घात प्लस में आएगी। 10 की घात माइनस में कब आएगी, जब आप दशमलव को बाएं से दाएं तरफ लिखोगे। कहां से कहां लिखोगे, बाएं से दाएं तरफ लिखोगे। जब इस संख्या का वापस गुण, माइनस की घात आने का मतलब क्या है, माइनस की घात का मतलब क्या होगा कि 10 की घात का यहाँ पे 10 की घात का अपने को 10 की घात 6 का अपने को भाग देना है। माइनस घात का मतलब क्या होता है, 10 की घात 6 का अपने को भाग देना है, भाग देने पर पुनः ये संख्या ही प्राप्त होगी। प्लस घात का मतलब क्या, कि अपने को 10 की घात 5 से इसको गुणा करवाना है। बात समझ में आए, क्योंकि माइनस घात को अपन क्या लिखते हैं, इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को अपन ये भी लिख सकते हैं 5.628 अपॉन 10 की घात 6, 10 टू पावर 6 लिख दिया। अब 10 की पावर 6 का इसका अपन भाग देंगे तो वापस ये संख्या ही प्राप्त होगी। इस तरह से मैंने बच्चों वैज्ञानिक संकेतन बताया। घात प्लस में कब लिखी जाती है, घात माइनस में कब लिखी जाती है। अब जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो उस टॉपिक का नाम है सार्थक अंक। क्या नाम है, सार्थक अंक। तो बच्चों अभी जिस टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं वो जनरल साइंस का टॉपिक है। जनरल साइंस का टॉपिक का मतलब ये हो गया कि ये टॉपिक आपके फिजिक्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी है, आपके केमिस्ट्री में भी है। तो ये जनरल साइंस का टॉपिक है सार्थक अंक। यहां पे आप पढ़ लोगे तो फिजिक्स में सेम वैसा का वैसा ही है सार्थक अंक। अब सबसे पहले सार्थक अंक का मतलब होता क्या है। सार्थक अंक को इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर।
सार्थक अंक आया क्यों? सार्थक अंक क्यों आया? सार्थक मतलब, सार्थक का मतलब क्या? सही अंक, वे अंक जो बिल्कुल करेक्ट हो, जो बिल्कुल प्योर हो, जो बिल्कुल श्योर हो। बच्चों मैं बोल रहा हूं सुनना, वे अंक जो बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल श्योर हो, अर्थात जो बिल्कुल सही हो, जिसमें निश्चित हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो, ऐसे अंक को सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक अंक। सार्थक अंक की परिभाषा मैंने अभी आपको दूसरी परिभाषा लिखाऊंगा, लेकिन सार्थक अंक का जनरल अपन मतलब क्या निकालेंगे? जो वे अंक जो बिल्कुल करेक्ट हो, जो सही हो, जो प्योर हो, शुद्ध हो, और जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो, वो उस अंक को अपन सार्थक अंक कहते हैं। अब सार्थक अंक की परिभाषा क्यों आई? सार्थक अंक का प्रयोग क्यों किया जाता है? मापन की परिशुद्धता, मापन की परिशुद्धता और यथार्थता के लिए सार्थक अंक का प्रयोग किया जाता है। मैं यहां पे लाइन लिख रहा हूं, सार्थक अंक की परिभाषा आपको पूछे तो आपको क्या लिखनी है? मापन की परिशुद्धता, मापन की परिशुद्धता तथा यथार्थता, यथार्थता के लिए सार्थक अंक का प्रयोग किया जाता है। सार्थक अंक का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, सार्थक अंक का प्रयोग क्यों किया जाता है? मापन की परिशुद्धता, मापन को शुद्ध रूप से नापने के लिए, यथार्थता मतलब उसकी सत्यता की जांच के लिए, कि मापन सत्य है या शुद्ध है कि नहीं है, उसकी जांच के लिए सार्थक अंक का प्रयोग किया जाता है। कैसे? आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मैंने बच्चों यहां पे एक लाइन खींची, ये लाइन मैंने खींची, आपको दिख रही होगी ये वाली लाइन। इस लाइन को मैंने एक स्केल लिया, उस स्केल के अंदर जीरो से वो स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है? जीरो से स्टार्ट है। जीरो के बाद सीधा एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है। एक स्केल लिया, बच्चों ध्यान रखना, मैंने एक स्केल लिया, उस स्केल के अंदर ये स्केल है, ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये स्केल कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। जीरो के बाद कहां से स्टार्ट हो रहा है? वन। वन के बाद क्या आ रहा है? टू। टू के बाद क्या आ रहा है? थ्री। थ्री के बाद क्या आ रहा है? फोर। तो मैंने इस लाइन को इस स्केल की सहायता से मापने की कोशिश की। तो आप यहां पे देखोगे कि यहां पे ये सेंटीमीटर की लाइन है, ये सेंटीमीटर वाला स्केल है, ये स्केल है बच्चों, क्या है? ये स्केल है। अब यहां पे देखोगे कि ये लाइन है लगभग 1 सेंटीमीटर के अंदर आ रही है, 1 सेंटीमीटर के लगभग दिख रही है आपको। हालांकि यहां पे 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो यहां पे होता है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। लेकिन अपने पास स्केल के अंदर जो स्केल दे रखा है उसके अंदर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आप एक यहां पे इसको 2 तो नहीं बता सकते हैं, ये किसके पास में है? ये पास में, एक अंक के पास में है, 1 सेंटीमीटर के पास में है। तो अपन ये बोलेंगे कि इसका उत्तर कितना होगा? लगभग 1 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर सार्थक अंक कितना है? यहां पे 1 है, वो सार्थक अंक है। बच्चों ध्यान रखना, 1 यहां पे सार्थक अंक है। अब इस लाइन को मैंने दूसरे स्केल से नापा, वो स्केल इससे भी बारीक स्केल है। बारीक स्केल का मतलब क्या? वो स्केल जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 वहां से स्टार्ट होता है ना। दूसरा स्केल लिया, बच्चों ध्यान रखना, मैंने दूसरा स्केल लिया, उस स्केल के अंदर वो भी जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन वहां पे 0.1, 2, 3 ऐसे दे रखा है। ये इससे भी बारीक स्केल है। बच्चों ध्यान रखना इस लाइन को, इससे भी बारीक स्केल है। दिख रहा है आपको? ये दूसरा स्केल है, ये पहला स्केल है, ये दूसरा स्केल है। अब दूसरे स्केल के अंतर्गत आप देखोगे कि ये वाली जो लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन 1.1 सेंटीमीटर के बिल्कुल करेक्ट आ रही है। तो बताओ इसका मान मैं कितना लिखूंगा? इसका मान, इस लाइन का मान आया 1.1 सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें तो 1 सार्थक अंक था,
एक सार्थक अंक था, एक सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक है, 1 भी सार्थक अंक है और पॉइंट के बाद जो 1 है वो भी सार्थक अंक है। मतलब बच्चों ध्यान रखना कि दूसरा जो मान था, ध्यान रखना, दूसरा जो स्केल था, दूसरा जो वैल्यू अपन ने फाइंड की स्केल से, दूसरा मान पहले मान की तुलना में ज्यादा यथार्थ है, ज्यादा सही है, ज्यादा परिशुद्ध है। बात समझ में आ रही है? तो सार्थक अंक का प्रयोग क्यों किया गया? मापन की परिशुद्धता तथा यथार्थता के लिए सार्थक अंक का प्रयोग किया गया। ये भी सार्थक अंक है, लेकिन यहां पे सार्थक अंक कितना है? 1 है, लेकिन दूसरे में कितने सार्थक अंक है? 2। अर्थात दूसरा मान पहले मान की तुलना में ज्यादा यथार्थ है, ज्यादा परिशुद्ध है, ज्यादा सत्य है, ज्यादा प्योर है, ज्यादा करेक्ट है। इस कारण सार्थक अंक का प्रयोग किया गया। तो बच्चों मैंने सार्थक अंक की परिभाषा आपको बता दी, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि सार्थक अंक का प्रयोग क्यों किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम पढ़ेंगे। उन नियम को अपने को पढ़ना है, फिर उस बेस के अपन कुछ उदाहरण करेंगे, फिर अपन को उदाहरण को करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।